हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में फंक्शन सीख लिया था कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब उसकी डेफिनेशन हमने समझ ली थी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमने डेफिनेशन नंबर 1 पढ़ी थी। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B। A के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज अगर सेट B में है तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। और हमने ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस डेफिनेशन को समझा था। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमने डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ी थी। डेफिनेशन नंबर 2 क्या थी? अ फंक्शन f is the relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same first element। क्लियर? और इस डेफिनेशन को हमने इन एग्जाम्पल से समझ लिया था। ये वही एग्जाम्पल है जो पीछे दिए हुए थे, जो एरो डायग्राम के फॉर्म में लिखे हुए थे और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमको लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है और इसके 3 पार्ट है, ठीक है। देखिए, इफ ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब कोई अगर फंक्शन है जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि यहाँ पर जो भी ये फंक्शन थे तो उनमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे ही ए कोमा बी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है किसी फंक्शन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और हमको कोई पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है। तो अगर a कोमा बी इस फंक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि इस मशीन रूपी फंक्शन में हम जब a को डालेंगे तो हमको b मिलेगा। ये एक मशीन है फंक्शन जिसमें अगर हम a इनपुट देते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? b मिलता है। इसका मतलब ये है, इस फंक्शन का मतलब ये है कि हमको इनपुट दे रहे हैं तो हमको आउटपुट मिल रहा है। फंक्शन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका मतलब है कि हम फंक्शन में a जब रख रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? b मिल रहा है, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या? f ऑफ a इज इक्वल टू b, मतलब ये वही एक मशीन है, इसमें हमने डाला a को और इसने हमको दिया b। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, और वो वैल्यू क्या आ रही है? b आ रही है। इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह, मतलब अगर फंक्शन है fx, तो हम x की जगह अगर a को रखेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा? b मिल जाएगा, ठीक है। इसी में इस ऑर्डर्ड पेयर में हम इस b को बोलते हैं इमेज, ठीक है, और a को बोलते हैं प्री इमेज। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a अंडर f, f के अंडर में b जो है वो a की इमेज है, एंड a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b अंडर f, f के अंडर में a जो है वो b की प्री इमेज है, ठीक है। इसी को वैल्यू भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं और वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और मैपिंग वर्ड भी यूज किया जाता है, वो एरो डायग्राम में बेसिकली यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो एरो डायग्राम बन रहे हैं इनका मतलब यही है कि ये मतलब मैप किया हुआ है, ठीक है। 1 की मैपिंग 6 से हो रही है, 2 की मैपिंग 7 से हो रही है, तो ये वर्ड भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद ये तो था फर्स्ट पॉइंट, इसके 3 पार्ट थे। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट। देखिए, सेकंड पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट है फंक्शन a फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ठीक है। किसी भी फंक्शन को जो a से b में डिफाइन हो रहा है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन का तरीका है इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब देखिए, ये चीज हमने पढ़ी थी, फंक्शन में ये चीज अलाउड नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि एक मेंबर की 2 इमेज आ रही है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक मेंबर की क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब ये साइन से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह की सिचुएशन बने मतलब फंक्शन नहीं है, इस तरह की सिचुएशन बनी मतलब फंक्शन है, ये अलाउड है। इसका मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, तो ये अलाउड है, ठीक है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। क्लियर? तो इस तरीके से आप साइन से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, और कुछ नया नहीं इसमें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ऑब्वियसली बात है भाई, हमने क्या पढ़ा है
कि फंक्शन जो है वो क्या है, एक तरह का रिलेशन ही है। बस रिलेशन में हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, हमने स्पेसिफिक कंडीशन लगाई, उसको हमने फंक्शन की डेफिनेशन बोला और हमने कुछ रिलेशंस को क्या कर लिया, फंक्शन में क्वालिफाई कर लिया। तो इसका मतलब यही तो है कि जितने भी फंक्शन है वो सारे रिलेशन ही तो हैं, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि सारे रिलेशन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, x एंड y बिलोंग्स टू n। देखिए क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो एक रिलेशन है जो n से n में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, n एक सेट है नेचुरल नंबर का और रिलेशन जो है वो n में ही डिफाइन हो रहा है। मतलब ये जैसे कि यहाँ पर फंक्शन a टू b है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, रिलेशन n टू n है, यहाँ पर दोनों सेट सेम है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है और आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ r। हमें इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। तो ये क्वेश्चन तो जो हमने 2.2 में किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। नई चीज इसमें सिर्फ इतनी पूछी है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, बस इतना पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नया ये पूछा है, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखें क्या। देखिए ऑर्डर्ड पेयर हम इसके नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है x और y वो n को बिलोंग कर रहा है। अब n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखने लगा यहाँ पर तो ऑर्डर्ड पेयर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे और इनफाइनाइट सेट को फिर हम किस तरीके से लिखेंगे, फिर हम मतलब मुश्किल हो जाएगा वो लिखना। तो देखिए इसको, अब इसको विजुलाइज कीजिए। इसको मैं देखिए एरो डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। वैसे तो हम एरो डायग्राम के फॉर्म में भी इसको नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मतलब समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये एक सेट है, यहाँ पर एलिमेंट है नेचुरल नंबर है सारे। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, मैंने 3 डॉट लगाए, मतलब ये इनफाइनाइट को जा रहा है। हालांकि इस तरीके से डिनोट नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक और यहाँ पर भी एन सेट है, ये एन से एन में डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दिया हुआ, रिलेशन y इज इक्वल टू 2x। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से बन रहे हैं। तो हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x। तो अब देखिए x की वैल्यू 1 रखिए, x और y दोनों ही n को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना हमारा, 1,2। 1,2 कैसा दिखेगा हमको, 1 2 से इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद x की वैल्यू रखिए 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 4, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, 2,4, यानी कि 2,4 इस तरीके से जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो y आएगा 6, यानी कि 3,6, तो ये 3,6। तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या, कि हम हर एक वैल्यू को जब रखेंगे x की जगह यहाँ पर, तो y जो है वो हमें इवन नंबर्स मिलेंगे। देखिए अब x को 4 रखेंगे तो y 8 मिलेगा, फिर x को 5 रखेंगे तो y 10 मिलेगा। तो हमको ऑड नंबर एक भी नहीं मिलेगा, सारे क्या मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या समझे हम, हमें क्या बताना है, हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के हैं। हमको क्या बताना है, डोमेन। तो डोमेन क्या होती है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब x, y ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो यहाँ पर 1 2, फिर 2 4, फिर 3 6, 4 8, 5 10, 6 12, सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन हुई वो क्या हुई, नेचुरल नंबर हुई। तो डोमेन तो क्या आ गई इसकी, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, अब क्या पूछा है, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो हमको पता है, कोडोमेन क्या होता है, जो दूसरा सेट होता है, मतलब इस सेट से इस सेट में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन भी क्या हो गई इसकी, कोडोमेन भी सेट एन हो गया, कोडोमेन भी सेट एन हो गया। ठीक, अब पूछा है रेंज। रेंज क्या होती है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए सेकंड एलिमेंट मतलब जहाँ पर इनकी मैपिंग हो रही है, तो इनकी मैपिंग सारे इवन नंबर से हो रही है। भाई यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या आएंगे, सारे इवन नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलता जाएगा। तो जो रेंज है इसकी, रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो रेंज जो है इसकी, रेंज वो क्या होगी, इसको हम चाहे तो रोस्टर फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज होगी इसकी
2 4 6 8 और क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो 3 डॉट लगाकर हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होगी इसकी रेंज। क्लियर। अब देखिए, अब हमको पूछा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन याद कीजिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इस सेट के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, तो क्या इस सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है? यस बन रही है, क्योंकि x की जगह आप हर नेचुरल नंबर को रखोगे, ठीक है। जैसे ये मैंने आगे दिखाया नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिर आगे 4 के लिए मुझे 8 भी लिखना पड़ेगा और ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस सेट के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज बनेगी, हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही बनेगी, ठीक है। अगर हम x को 1 रखेंगे तो सिर्फ 2 ही तो आएगा यहाँ पर, ऐसे ही x को कुछ भी रखेंगे तो y सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ फंक्शन। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसमें नया सिर्फ यही था, बाकी ये काम तो हम एक्सरसाइज 2.2 में अच्छे से कर चुके हैं। क्लियर। और देखिए यहाँ पर एक खास बात और ये कि हमको जो फंक्शन दिए जाएंगे, हमारे सामने जो आगे फंक्शन आएंगे, वो फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। जनरली इसी फॉर्म में आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का कोई फंक्शन है वो। क्लियर। तो वो क्या होता है, वो एक रिलेशन ही होता है। चलिए, और इसमें और भी बातें हैं बहुत सारी समझने की, लेकिन वो सब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर मैंने थ्योरी में आपको सब कुछ पढ़ा दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और फंक्शन ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन देखेंगे उतनी ज़्यादा हमको अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये फंक्शन का बेसिकली मैकेनिज्म है, किसी मशीन के अंदर की कार्यप्रणाली के अंदर कैसे काम हो रहा है। हालांकि हमको जो फंक्शन है वो इसी फॉर्म में मिलेगा, इसको स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और भी आगे बातें आएगी, वो सब हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। हमें यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के सेट दिए हुए हैं और हमको ये पूछा है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2 क्या थी कि इसकी डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर खास बात ये कि हमको ये नहीं दिया हुआ है कि ये कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, मतलब ए और बी सेट नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो पहली कंडीशन देखनी नहीं है, हमें यही मान के चलना है कि 2 3 4, जैसे कि इस रिलेशन में 2 3 4 यही डोमेन में है और यही सेट ए में है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर। मैंने जो आपको बताया था वहाँ पर मैंने पहले सेट ए लिया था, फिर सेट बी लिया था और वहाँ से रिलेशन निकाल कर आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेट ए और सेट बी दिया हुआ ही नहीं है हमको, तो जो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट वही डोमेन है, ठीक है, और वही सेट ए है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर तीनों में ऑलरेडी फुलफिल्ड है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन चेक कीजिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑर्डर्ड पेयर है और तीनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अलग अलग है, 2 3 4, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन होगा। क्लियर। बस इसी रीजन को आप लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गिविंग रीजन, तो वो आप लिख सकते हैं वर्ड्स में। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे में भी वही डोमेन तो एक इक्वल हो ही गई, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट पर 2 इमेज बन रही है, ठीक है। मतलब आप फंक्शन के अंदर जब 2 डाल रहे हैं तो वो 2 भी दे रहा है और 4 भी दे रहा है, मतलब आप एक बटन दबा रहे हैं, 2 नंबर का बटन दबा रहे हैं तो वो बल्ब भी चालू कर रहा है और ट्यूबलाइट भी चालू कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर। इसको देखिए अब कि यहाँ पर दोनों कंडीशन हो रही है फुलफिल, फर्स्ट तो हो ही रही है। सेकंड देखिए, क्या किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए अब 2 चीजें हैं, 2 डेफिनेशन है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, 2 चीजें हैं। देखिए डिफरेंस समझेगा इसमें, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और रियल फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़िए। इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज आर और इट्स सबसेट्स देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी रेंज रियल नंबर है या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट है, मतलब रेंज में अगर सारी जो वैल्यूज है, रेंज में जो भी एलिमेंट है वो अगर सारे रियल नंबर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सपोज ये 2 सेट है, ठीक,
ये दो सेट है, यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी, ठीक, और यहाँ पर है 1 2 3, तो ये एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बना दी, तो ये एक फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेंज में एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। तो रेंज में जो एलिमेंट है वो सारे क्या है, रियल नंबर है, मतलब ये रियल नंबर का सबसेट ही तो है। 1 2 3 एक सेट है अगर, तो ये रियल नंबर का सबसेट ही तो है। तो अगर रेंज रियल नंबर का सेट या फिर उसका कोई सबसेट हुआ तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इसमें जब हम फंक्शन में किसी भी एलिमेंट को डालेंगे तो वो जो वैल्यू देगा वो रियल नंबर देगा, इसलिए इसको क्या बोला है, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर? तो ये क्या हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ। ऐसे ही रियल वैल्यूड फंक्शन ना होने का एग्जांपल देखिए, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ए बी सी डोमेन में और यहाँ पर लिख दिया डी ई एफ, ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई फंक्शन बन गया कि ए को डाले तो डी आ रहा है, बी को डाले तो ई आ रहा है, सी को डाले तो एफ आ रहा है। तब देखिए यहाँ पर जो रेंज में एलिमेंट है वो रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, अल्फाबेट से है, तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये फंक्शन तो है लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। क्लियर? अब देखते हैं रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन में दोनों सेट या तो रियल नंबर या उसका सबसेट होते हैं। ठीक है, यहां पर तो रेंज वाला सेट जो था वो रियल नंबर वाला सेट था, लेकिन यहां पर क्या होता है, इफ बोथ रेंज एंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज आर और इट्स सबसेट्स देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अगर दोनों ही सेट रियल नंबर है, जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 एक सेट ले लिया, यहां पर 5 6 7 8 ये ले लिया, ठीक है, और एक फंक्शन इस तरीके से है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर डोमेन में भी रियल नंबर है और रेंज में भी रियल नंबर है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल फंक्शन। क्लियर? ऐसे ही जो रियल फंक्शंस नहीं है उसका एग्जांपल बताइए सर। तो देखिए उसका एग्जांपल देखिए, सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रणवीर, ठीक, यहाँ पर लिखा मैंने सैफ और यहाँ पर हमने लिख दिया विराट कोहली, ठीक है, विराट, ये एक सेट बन गया। क्लियर? भाई बन सकता है सेट, हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन में, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये भी एक कलेक्शन हो सकता है किसी सेट का। क्लियर? और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, करीना, ठीक, यहाँ पर लिखा मैंने अनुष्का और यहाँ पर लिखा दीपिका। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर भाई एक रिलेशन हमको दे दिया कि हस्बैंड वाइफ है, एक्स एक एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स हस्बैंड वाले सेट से है और वाई जो है वो वाइफ वाले सेट से। तो आप किसको किससे मिलाओगे, रणवीर को मिलाओगे दीपिका से, ठीक है, क्योंकि इनकी शादियां हो चुकी है, तब तो लिख ही सकते हैं हम, और सैफ को मिलाएंगे हम करीना से और विराट को मिलाएंगे अनुष्का से। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, लेकिन ये रियल फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर रियल वैल्यूज नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ पर समझनी है। रियल फंक्शन क्या होते हैं, जिनमें डोमेन और रेंज दोनों में रियल नंबर्स हो, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, तो ये रियल फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको समझना है यहाँ पर, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि क्या बोल रहा है ये। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, define a real valued function f from n to n। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये रिलेशन दे दिया स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमें ये टेबल कंप्लीट करनी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, एक्स और वाई मतलब ये वही ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या है n से n में ये डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x और y के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो ये वही दिया हुआ है, x और y के ऑर्डर्ड पेयर बने। अब x की वैल्यू जब 1 डालेंगे, जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस fx की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए इस y को fx भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, इसको हम मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो बनते हैं उसको x, fx इस तरीके से भी लिख सकते हैं और x, y भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, y क्या है, फंक्शन की x पर वैल्यू, और उसी को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, fx मतलब f की वैल्यू x पर। क्लियर? तो ये दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हमें fx की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए जब x की वैल्यू 1 रखेंगे
तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 1 रखो यहाँ पर, तो क्या आएगा 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया f(1) = 3। ऐसे ही जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 13 और 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 15। ठीक, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हमको, क्लियर। और यहाँ पर इसने सिर्फ 7 तक ही रखवाया हमसे, लेकिन ये तो n से n में डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसके लिए डोमेन जो होगी वो पूरा नेचुरल नंबर का सेट होगा, ठीक है। और जो रेंज होगा, रेंज क्या आएगा इसकी, अच्छा अगर मैं रेंज पूछूँ आपसे तो देखिए भाई रेंज में जो है, रेंज में सारे ये ऑड नंबर ही आएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और सारे ऑड नंबर भी नहीं, क्योंकि 1 नहीं आएगा इसमें, 3 से आएंगे नंबर, ठीक है। तो ये सेट होगा एक जिसमें सारे ऑड नंबर होंगे एक को छोड़कर, ठीक है। एक नहीं आएगा, क्योंकि एक कब आएगा जब x को 0 रखेंगे, और x को 0 रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि डोमेन में सारे नेचुरल नंबर है, ये n से n में डिफाइन है। मतलब जो ये बायां वाला सेट है, लेफ्ट वाला सेट है, इसमें 0 है ही नहीं, तो 0 पर कोई भी इमेज बनेगी नहीं। जब 0 एलिमेंट ही नहीं है तो इमेज कहाँ से बनेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, तो ये समझने वाली बात है, क्लियर। तो बस ये टेबल यहाँ पर तो बस ये टेबल ही यहाँ पर हमको फिल करनी थी, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझ ली, दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए, क्लियर। इन दोनों वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको मुझे पता है समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप इन वीडियो को डबल देखिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहे दिमाग में चीज़ें, ओके। क्योंकि अब जो हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे फंक्शंस के, तो उसके लिए भी जो ये डेफिनेशन है फंक्शन की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फंक्शन का बिहेवियर समझना पड़ेगा। फंक्शन का जब तक हम बिहेवियर नहीं समझेंगे हम ग्राफ को फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन दोनों वीडियोस का पूरी तरह से आपका दिमाग में उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। तो इन वीडियोस को एक बार अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए बिल्कुल मतलब नींव है, ठीक है भाई। किसी भी अगर बिल्डिंग को बनाना है तो उसके लिए नींव इंपॉर्टेंट होती है, अगर नींव अच्छी नहीं है तो वो बिल्डिंग फिर टिकेगी नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन नींव ही है, यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार देखो वीडियो, अच्छे समझ में आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप जितनी बार वीडियो देखोगे आपको नई नई चीज़ें अपने आप पता चलेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है कि वो एक बार में सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाता। कई बार होता है ऐसा कि हम अगर कोई बुक को भी बार बार पढ़ते हैं तो हमको हर बार कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। ऐसा लगता है कि यार ये तो नई इन्फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन वो पढ़ी थी हमने, लेकिन हमारे ब्रेन ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं की, तो इसीलिए वो बाद में डबल पढ़ते वक्त हमको नई चीज़ लगती है, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप डबल देखिए, ऑनलाइन का यही फायदा है और इसका भरपूर फायदा उठाइए आप। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ बनाना। थैंक यू।